अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आज की वीडियो एक दोस्त का इंटरव्यू है जो गया है पाकिस्तान से रोमानिया और रोमानिया से स्पेन। तो आए हम उससे जानते हैं कि उसने वीज़ा कैसे हासिल किया और कितनी देर लगी, और एम्बेसी में कौन कौन से सवाल पूछे गए, और लीगल तरीका जानेंगे स्पेन जाने का। तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई सुनाए, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है इफ्तार भाई, आप सुनाएं। और सुनाएं, रोमानिया कैसा जा रहा है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यार, हमें आपसे वीज़ा प्रोसीजर के बारे में थोड़ी मालूमात चाहिए थी। मैं आपसे सवाल करूंगा तो उसके हमें जो भी मुनासिब हो हमें जवाब दें। अगर तो शुरू करें हम। जरूर। हाँ, तो पहला सवाल पाकिस्तान से है कि जब आपने डॉक्यूमेंट एजेंसी को दिए तो कितने महीने के बाद आपका वर्क परमिट आ गया था? मेरा वर्क परमिट इफ्तार भाई 3 माह के बाद आया था। यानी 3 महीने के बाद आपको वर्क परमिट रिसीव हुआ। तो वर्क परमिट तक आपने एजेंसी को हम्म। फीस कितनी जमा करवाई थी? मैंने जिस दिन अपना पासपोर्ट जमा कराया था इफ्तार भाई, तो मैंने 1 लाख रुपया उनको दिया था। तो वर्क परमिट आने पर उन्होंने कुछ मजीद पैसे आपसे लिए? जी, लिए थे। कितने? 2 लाख रुपया। हाँ, तो फिर वर्क परमिट आने के कितने महीने के बाद या कितने दिन के बाद आपका इंटरव्यू हुआ एम्बेसी? 1 माह के बाद, 1 माह के बाद इफ्तार भाई। तो हमें जो आपसे उधर क्वेश्चन पूछे गए सवाल, उनके बारे में भी बता दें थोड़ा। भाई उन्होंने कंपनी का नाम पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था आप किस काम में जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने पूछा था, तीसरा सवाल उन्होंने पूछा था आपका कोई रिश्तेदार वगैरह, कोई दोस्त वगैरह। अच्छा, तो आपने रिश्तेदारों के बारे में बताया कि कोई उधर है, कोई आपका दोस्त वगैरह, या क्या उसके बारे में आपने बताया? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, तो मैं वर्क के लिए जा रहा हूँ। हाँ, तो आपका कितने दिन के बाद फिर वीजा लग के आपको पासपोर्ट मिला? मुझे इफ्तार भाई जो है ना, तकरीबन तकरीबन को 5.5 6 माह के बाद जो है ना, मुझे वीजा मिला था। नहीं, इंटरव्यू के कितने दिन के बाद आपको कॉल आई कि आपका वीजा लग चुका है? इंटरव्यू के तकरीबन जो है ना 15 से 20 दिनों के बाद मुझे कॉल आ गई थी कि आप अपनी पेमेंट इकट्ठी कर लें, आपका वीजा ओके हो गया है। हाँ, तो फिर प्रोटेक्टर का हुए आपके कितने दिन के बाद आपके प्रोटेक्टर हुए? प्रोटेक्टर का उन्होंने मुझे बुलाया था उधर, मैं उनके पास गया था। उन्होंने मुझे कहा था हम आपको फोन करेंगे, आपने फलानी जगह लाहौर चले जाना है प्रोटेक्टर के लिए। लाहौर में हुए थे प्रोटेक्टर? उधर ही है ऑफिस, उधर ही होते हैं जी। प्रोटेक्टर सब। हाँ, तो आपने पेमेंट सारी जमा करवा दी थी प्रोटेक्टर के बाद, या कब आपने पेमेंट दी फिर उनको? नहीं इफ्तार भाई, मैंने बकाया पेमेंट जो है ना, जिस दिन फाइल मुकम्मल हुई थी ना, उस दिन दी थी पेमेंट। कितनी पेमेंट रहती थी आपकी? आपने प्रोटेक्टर तक कितनी पेमेंट दे दी थी? प्रोटेक्टर तक इफ्तार भाई मैंने 3 लाख रुपया दिया हुआ था, 5 लाख रुपया मैंने और देना था। तो वो बाकी जो था, जब आपकी फाइल मुकम्मल होगी, टिकट होगी, फिर आपने जमा करवाए हैं? जी। तो आपकी टिकट कहाँ से थी, कौन से सिटी से थी पाकिस्तान से? इफ्तार भाई मेरी टिकट लाहौर से कराची थी, कराची से जो है ना कतर थी, कतर से जो है मेरी इधर थी रोमानिया थी। तो रोमानिया से आपको रिसीव इधर करने के लिए कोई गया था, या आप खुद ही रिहाइश पर पहुंचे? नहीं, हमें जिन्होंने हमारे वर्क परमिट इशू किए थे ना, वो लेने के लिए हम एयरपोर्ट पे आए थे इफ्तार भाई। हाँ, तो जब आप इधर आ गए तो आपके आपको आते ही दूसरे तीसरे दिन काम पे लगा दिया, जब बैठे रहे इधर काफी दिन तक? इफ्तार भाई जिन्होंने हमें रिसीव किया था, कम से कम उनके पास हमें 1 से 1.5 माह बैठे रहे हैं। काम नहीं तो एक से 1.5 महीने के बाद आपको काम पर लगाया, तो उन नहीं? नहीं इफ्तार भाई, ऐसे हमने कितनी कंपनियों का विजिट किया था, हम आगे से आगे बिक जाते थे। ठीक है, जिस यानी काम में हम आए हुए थे उस काम में हमें भेजा ही नहीं गया। यानी जिस कंपनी ने आपको इधर बुलाया था उनके पास काम नहीं था, वो दूसरी जी। कंपनियों में आपको काम पर भेजते थे। तो
और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस काम में हम आए थे, जिस जॉब में हम आए थे, उस जॉब में हमें लिया ही नहीं गया। पहली कंपनी जिधर आप काम पर गए, जिधर इन्होंने आपको काम पर भेजा, अगली कंपनी के बारे में, पहली कंपनी के बारे में बताएं, कितने दिन काम किया उधर? भाई हम तुर्किश कंपनी में गए थे, तो उनके पास हमने काम कोई नहीं किया इफ्तार भाई। हाँ, तो क्या किया उधर फिर? उन्होंने हमें बिठा के रखा है, उन्होंने दिखाया है हमारे पास ये स्टील फिक्सर का काम है, पेंट का काम है, ठीक है, फलाना काम है। अच्छा, तो फिर बस दिखाने के बाद वापस भेज दिए? क्या आपको हाँ, पसंद नहीं आया दिखाने के काम? बाद उन्होंने फिर हमें रैक पे रखा है, उनका इनका कोई आपस में मसला बनता रहा है कार्ड के ऊपर, कार्ड का इशू बना है, अच्छा, वो कार्ड नहीं थे बनवा कर दे रहे। तो फिर उधर से वापस उन्होंने भेजा, जब आप वापस, इन्होंने वापस बुला लिया आपको, क्या बना उनके साथ? उन्होंने वापस बुला लिया था, उनकी गाड़ी लेने के लिए आई थी खुद। अच्छा, तो आपकी कंपनी ने वापस आपको दोबारा बुला लिया, तो फिर किसी और कंपनी के पास भेजा? फिर हम बुखारेस्ट कंपनी में गए, उसमें हमने 12 दिन काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है, हमारी सैलरी भी कोई नहीं रखी हमारे, उनके साथ भी इनका कार्ड का इशू बनता रहा है। उधर से भी वापस आना पड़ा आपको? तो फिर उसके जी, बाद तीसरी कंपनी में भेजा? उससे बाद हम ऐसे ही आगे आगे जाते रहे, कोई कार्ड का जब देखा है इन्होंने टाइम नेड़े लग गया इनका, तो फिर हमारे एजेंट ने हमारा कार्ड बनवा के ना हमें भगोड़े करार दे दिया था उस कंपनी के थ्रू। यानी क्योंकि हम नए जिस नए थे, हमें कंपनी नहीं था इस प्रोसेस का पता कि जिस कंपनी में आप आए, उसने आपका कार्ड बनाया, बनाने के बाद ये शो कर दिया कि ये बंदे इधर से भाग गए, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हाँ जारी जी, कर दिया उसने। तो जी जी। तो फिर आपने क्या किया? कार्ड तो आपके पास था, फिर आपने इधर उधर से डंकी लगाई? इफ्तार भाई जिसके पास जाते थे वो यही कहता था, आपका प्रोसीजर नए सिरे से चलेगा, 3 से 4 माह बैठना आपको पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ना था ना, तो उसकी ना जरूरत हमारे होती। पास, जी जी जी, हमारे पास रेजिग्नेशन लेटर था, ना इन्होंने हमें दिया था। फिर क्या किया आपने? फिर आपने उधर से डंकी कैसे लगाई? भाई फिर मजबूर थे हम, उधर से भाई चोरी की डेंकी लगाई थी हमने। मेरे एक कितने दोस्त ने लगवाई थी, भाई बना हुआ है, उसने मेरी डेंकी चोरी की लगवाई। कितने यूरो में? वो मेरा लग गया था तकरीबन इफ्तार भाई, कम से कम जो है ना 1300 1400 यूरो लग गया था मेरा। हाँ, तो किधर से आप कौन से सिटी से बैठे थे पहली डंकी को, और किस चीज में थे? कार में थे, ट्रक में थे, किस तरह से? भाई मैं तिमीशोरे से बैठा था। भाई उन्होंने मुझे नहीं पता कहाँ से बिठाया था, जंगल में से बिठाया था कंटेनर के बीच में। तो पहली डंकी आप किधर जाके उतरे? पहली टैंकी तिमीशोरे में ही आके खाली हुई थी, एक यानी जिस गोदाम के अंदर, वहीं पे हम पकड़े गए थे। यानी इसका मतलब है, जिस बंदे ने आपको बैठाया उसको नहीं पता था कि ये ट्रक किधर जाएगा, तो आप तिमिशुआरे में बैठे और तिमिशुआरे में ही पकड़े गए। जी जी, तो पुलिस ने आपको आपके साथ क्या जी जी। किया फिर? पुलिस ने हमारे पास से कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ अच्छा ताउन किया है, ना हमें मारा है उसने, थोड़ी सी बातें चीतें की हैं। शाम को उन्होंने हमें छोड़ दिया 8 घंटे रख के। मारा उन्होंने? छोड़ दिया था इफ्तार भाई, हमें उन्होंने मारा मुरा कोई नहीं था, थोड़ा सा अच्छा, इंटरव्यू लेके छोड़ दिया था उन्होंने। तो फिर उसके बाद दूसरी डंकी लगाई आपने? दूसरी टैंकी लगाई, वो भी तीमी शोरूम में जाके बियर फैक्ट्री में हम पकड़े निकल गए थे। ये है कि उसका मैनेजर ने, अच्छा उनके मजदूर आदमी उनको जाने थे, उनका क्या कसूर है, ये अपने एजेंट की वजह से जलील हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसने हमें पुलिस के हवाले नहीं था किया। फिर उसके बाद क्या किया? फिर आए हैं भाई, उसने फिर टैंकी लगवाई है, तो जर्मन के कंटेनर में हमें बिठाया है, तो वो आगे हमारा हैंगरी बॉर्डर पे पकड़ा गया था। इफ्तार भाई ऐसे ऐसे करते हुए ना मैं 10वीं डैंकी पर कामयाब हुए, जिसमें मैं जो है ना 2 महीने 15 दिन स्लोवाकिया में मैंने सजा भी काटी है। स्लोवाकिया में फिर आपकी जो डंकी एक पकड़ी गई, उधर आपको सजा का कैसे, उधर पकड़े कैसे गए, हमें बताए ना उधर। चौथी डैंकी पे मैं स्लोवाकिया में पकड़ा गया था। अच्छा, चौथी तो डैंकी पे मैं स्लोवाकिया में पकड़ा गया था इफ्तार भाई, तो उधर मैंने 2 महीने 15 दिन जो है ना सजा काटी है। तो उन्होंने नहीं छोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी? 2 महीने के लिए आपको कैद कर दिया उन्होंने?
जी, जी, क्लोज़ कैंप में रखा था उन्होंने मुझे, अच्छा। खाना अच्छा था। आपको पता है कैंपों की रैश कैसी होती है? नहीं देखी तो नहीं मैंने। हुँ। तो 2 महीने रख के 2 महीने 13 दिन रख के 14वें दिन उन्होंने मुझे रोमानिया डिपोर्ट कर दिया था इफ्तार भाई। अच्छा, तो उधर से फिर रोमानिया से फिर आपने दोबारा डंकी लगाई? जी, मेरी उन्हीं पैसों में इफ्तार भाई डैंकी लगी थी, तो अल्लाह का शुक्र है तो फिर मैं जो है ना अस्सरिया आ गया था। अच्छा, तो स्टरिया से फिर ट्रेन के ज़रिए गए स्पेन, कैसे गए? स्टरिया के ज़रिए भाई मैं इटली आया था, इटली से मैंने स्टरिया से टिकट ली थी 27 यूरो की इटली की। अच्छा। तो इटली आके फिर मैंने आगे एजेंट के साथ राब्ता करके मैं आगे स्पेन चला गया था, 14 घंटों में। अच्छा, तो यानी कि आपका सफ़र बहुत लंबा था। कितने महीने लग गए आपको ये पहली डंकी से लेकर आखिरी डंकी तक स्पेन पहुँचने तक कितने महीने लगे आपको? भाई ये मेरा जो आपका सासू बीच में डाल कर ना इफ्तार भाई मेरे तकरीबन 6 से 5 से 6 महीने लगे हैं मुझे। यानी रोमानिया से स्पेन पहुँचने तक आपके 6 महीने आपको लगे। 6 महीने में उधर पहुँचे। जी, तो जी। उधर फिर 2023 में इफ्तार भाई 2023 का पहला महीना जो है ना मैंने स्पेन में आके देखा है। हाँ, तो फिर उधर आपने डॉक्यूमेंट जो भी उधर जाके डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जमा करवाते हैं, वो करवा दिए अभी स्पेन में? अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार भाई यहाँ पे पतरोना एक रेड क्रॉस की चलती है, एक प्राइवेट चलती है। मैंने प्राइवेट कराई हुई है, रेड क्रॉस की तो नहीं कराई हुई। वो पतरोना मिंट यहाँ पे लाज़मी है इफ्तार भाई। अच्छा, तो आप अभी महीने के कितने यूरो कमा लेते हो? इफ्तार भाई यहाँ पे जो है ना पेपर होना लाज़मी है कि ये यहाँ पे खेती-बाड़ी का ज़्यादा काम है, बगैर पेपरों से कोई भी इंसान किसी को नहीं रखता। ज़्यादातर पेपर यहाँ पे माँगते हैं। खेती-बाड़ी के काम में पेपर से बगैर चल जाता है, वो भी किसी के पेपरों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर अनलीगल है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, 6 से 7 रुपए घंटा लोग देते हैं। अच्छा, तो आप महीने का कितने निकाल लेते हो? कितने बन जाते हो आपके यूरो 1 महीने में? भाई इफ्तार भाई अगर काम अच्छा चलता रहे, रेगुलर कोई छुट्टी ना हो तो माशाल्लाह खा पी कर इंसान जो है ना 4 से 500 रुपया बचा लेता है। रैश हाँ। के भी निकाल के, खाने के भी निकाल के, 100 इंसान का अपना भी खर्चा होता है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, ज़हीन हैं। अच्छा, तो शहबाज़ आप 1 महीने का 500 यूरो इधर कमाते हो? जी, जी इफ्तार भाई। तो ये 500 कम नहीं है? आपने जैसे बताया कि 500 अगर आप खा पी के सारा कुछ 500 बचाते हो, तो इतना तो इधर रोमानिया में भी बच जाता है यार, इससे ज़्यादा ही बच जाता है इधर। नहीं, ये बात अलग है कि आपके इफ्तार साथ भाई जो भी आपकी हुआ। बात की समझ नहीं आप आई आपको? मैंने आपसे पूछा कि आप कितने पैसे 1 महीने के बचा लेते हो? खाने-पीने के खर्चे के आप सारे के अलावा, कितने यूरो 1 महीने के बचाते हो? जी। ऐसे ही है इफ्तार भाई फिर यहाँ पे एक काम रेगुलर थोड़ी है, क्योंकि उसमें या तो इंसान घर भेज सकता है या अपना आप यहाँ पे निज़ाम चला सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। यूरोप है ये, नहीं, ठीक मैंने है? ये सवा और आपने मेरा सवाल सुना किसी नहीं, टाइम काम होता है। मेरे ख्याल में इधर शोर है तो आपने सुना नहीं। मैंने बोला था कि आप कितने पैसे 1 महीने में बचा लेते हो? खाने-पीने के हर तरह के खर्चे के बाद, कितने पैसे? कितने यूरो बचा लेते हो जो घर भेज सकते हो आप? इफ्तार भाई यहाँ से जो है ना बहुत मुश्किल से है ना जो हालात हैं इस टाइम हुँ। 4 से 500 रुपया बचता है, किसी टाइम वो भी नहीं बचता। अच्छा, 500 यूरो। तो 500 यूरो तो इधर भी वैसे आपके साथ तो जो भी मसला पेश आया वो अलग है। लेकिन 500 यूरो इधर भी बच जाता है यार। इधर हम तकरीबन कह लो कि 500-600 यूरो 1 महीने का बचा रहे हैं खाने-पीने के खर्चे के अलावा। रिहाइश हमारी कंपनी की है और इसके अलावा खाना-पीना जो भी है वो भी कंपनी का है और हमें 600 यूरो सैलरी मिलती है उसमें से भी हम 500 यूरो तो तकरीबन बचा ही लेते हैं। ओहो! आपको बेनिफिट अच्छा बहुत अच्छा मिला हुआ है इफ्तार भाई, बहुत अच्छा कंपनी आपको बहुत प्रोवाइड कर रही है, रैश कंपनी की है, खाना कंपनी का है, ठीक है? उसके बाद आप इतना को वहाँ पे पहुँचा लेते हैं। यहाँ पे इफ्तार भाई जो है ना रैश भी आपकी अपनी होगी और खाना भी आपका अपना होगा। अच्छा।
तो जी, कम है। यहाँ पे ये कंपनी नहीं देती। स्पेन में सभी ऐसे यहाँ पे चलता है या आपको कुछ कंपनियों में ज़्यादा भी हैं? इफ्तार भाई, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे इंसान के पास पेपर हो तो इंसान मार नहीं खाता। अच्छा, अगर पेपर हो इंसान के पास तो फिर वो कितने कमा लेता है? फिर वो जो है ना, अगर कोई अच्छी कंपनी में लगा हो तो इफ्तार भाई जो है ना, भाई जो है ना, किसी में 1400 मिल रहा है पेपरों के ऊपर, किसी में 1500 मिल रहा है, किसी में 1800 मिल रहा है, यानी कि मुख्तलिफ सैलरी है यहाँ पे। अच्छा, जो लीगल हैं उधर वो 1500 तक कमा रहे हैं, लेकिन जो जी इलीगल जी हैं उनकी थोड़ी सैलरी कम है, जैसे कि 500 700-800 कमाते हैं, ये जितने भी कमाते हैं ये 500 बचाते हैं। जी तो जी। ये आपको पेपर कितने में साल के बाद मिलेंगे या महीने के बाद मिलेंगे आपको? इफ्तार भाई, ज्यादातर प्रोसेस तो पहले जो है ना ये स्पेन का था 3 साल का। अब सुनने में आया है कि उसके बाद जो है ना, अब स्पेन ने 1 साल कम कर दिया है, कि एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि 2 साल के बाद जो है ना पेपर दे रहा है, वो भी किसी चीज़ की, किसी भी शोबे का आप डिप्लोमा साथ लगा दें तो आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, वो फिर आपको 6 महीने के लिए आपको डिप्लोमा उसका करना पड़ेगा, पढ़ाई के जरिए आपको क्लासेस उसकी लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो अगर आप हमें कोई ऐसा है तरीका बताएं कि अगर कोई बंदा चाहता हो पाकिस्तान से इधर स्पेन में पहुंचना, तो कोई आसान रास्ता, कोई तरीका बताएं कि वो किस तरह पहुंच सकता है? इफ्तार भाई, मैं तो यही दुआ करूंगा, कोई भाई इंसान लालच में तो आता है कि मैं यूरोप जाऊं, पर यूरोप में प्रदेश काटना बहुत मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है डंकी लगाना। इफ्तार भाई, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा काम करूंगा। मैं 3 दिन कंटेनर के अंदर रहा हूँ, फुल सर्दी के अंदर, इन लगातार कंटेनर के अंदर? कंटेनर के अंदर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर वो खाना पीना क्या, तो उधर तो खाने पीने के अलावा दूसरा भी होता है कि यार वॉशरूम किधर किया आपने और खाया पिया क्या 3 दिन तक? इफ्तार भाई, खाने पीने का तो आप कुछ ही ना पूछें, बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह, पानी वगैरह, बस। अगर आपको कोई पेशाब आ गया तो वो भी आपने कंटेनर में ही करना है, बाहर नहीं जा सकते आप। तो उधर ही करके उधर ही बैठे रहते थे, वो तो बदबू आती होगी ना? फिर क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, तो 3 दिन ऐसे आपने गुजारे उधर? तो सर्दी भी बहुत है इधर जॉरो में, तो फिर गुजारे हैं। कोई रजाई वगैरह थी उधर कोई कंटेनर के अंदर, कैसे? कोई चीज भी नहीं थी इफ्तार भाई, सिवाय इस तन पे जो कपड़े डाले हुए थे ना, वही थे बस। हाँ, तो बहुत मुश्किल वक्त आपने गुजारा, यानी अ, आप दूसरों को ये कहना चाहते हो कि वो यूरोप ना आए? मैं तो ये कहूंगा कि इफ्तार भाई जो है ना, किसी का भाई का भी अगर यूरोप आने का ज़हन बनता है, लीगल तरीके से आए, अनलीगल तरीके से ना आए तो बेहतर है। हम अनलीगल तरीके से आते हैं, पीछे आपको पता है कि उधर में ग्रीस में इधर कितना पाकिस्तानी बंदा वफात पाया है समंदर के अंदर, कम ये से तो कम बात 150 आपकी बंदा वफात पाया है। हाँ, ये तो आपकी बात सही है कि लीगल तरीके से आए। तो लीगल तरीके से आने के लिए कोई रास्ता उनको बताएं ना कि किस तरीके से कहाँ से वीज़ा ले सकते हैं, और कितने का तक वीज़ा मिल जाता है, और ये बता दें कि अब का रेट क्या है? हाँ भैया, इफ्तार भाई, अब तो हर कंट्री ने वीजे खोले हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, यहाँ तक जर्मन ने भी वीजे खोले हुए हैं। यूरोप के बारे में अप्लाई बताएं, करें। आपके स्पेन के बारे में बताएं, स्पेन का वीज़ा कोई लेके आ सकता है इधर? अब स्पेन ने भी वीजे खोले हुए हैं, सुनने में आया है, क्योंकि एक दो फैमिली आई है इधर, उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया था, उनके वीजे अच्छा, लगे हैं। तो हमें प्रोसीजर कोई बताएं ना, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? अगर कोई दोस्त जानता है तो उससे हमारी बात करवाएं, उससे हम इंटरव्यू करते हैं कि हमें प्रोसीजर बताएं कि किस तरीके से हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं स्पेन का, ताकि अवाम को पता चले, वो इलीगल रास्ता इख्तियार ना करें, वो डायरेक्ट लीगल तरीके से पहुंच जाएं स्पेन में। जरूर इफ्तार भाई, इस बारे में तो मुझे इतना इलम नहीं है कि प्रोसीजर, हाँ इतना मुझे मालूम है कि स्पेन ने वीजे खोले हुए हैं, स्पेन वीजे दे रहा है, क्योंकि अनलीगल जो इंसान बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, तो चलो फिर हम आपसे राब्ता करेंगे, हमें बताएं जिधर से भी कोई मालूमात आपको मिलती है ना, कोई लीगल तरीका अगर आपको कोई मिलता है कि कोई बंदा ऐसा मिलता है कि जो लीगल तरीके से स्पेन आया हो,
तो उसका इंटरव्यू हमारे साथ करवाएं ताकि हमें भी पता चले कि वो कैसे उन्होंने लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई किया और कैसे पहुंचा स्पेन में, और इस तरह कोई किसी दूसरे को भी रास्ता पता चल जाए, कोई इलीगल रास्ता वो ना इख्तियार करे। तो जरूर जरूर इफ्तार भाई, जरूर। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसी के साथ हमारी इस वीडियो का होता है खात्मा। अगर आपके पास कोई सवाल है या फ्यूचर में किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।